ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 13वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि अंग्रेजी सरकार के अधीन ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली न्यायिक धांधलियां किस तरह से की जाती हैं। उस पर चर्चा करते हुए महात्मा फूले जिक्र करते हैं कि उनके शूद्र भाई उनके पास आकर रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि किस तरीके से ब्राह्मण उन्हें ठगते हैं। सरकार बेशक अंग्रेजों की हो, लेकिन सरकारी तंत्र पर ब्राह्मणों की पकड़ बहुत मजबूत है और वे जो चाहते हैं वही अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी कलेक्टरों तक बात पहुंचती है। उसी के आधार पर अंग्रेज जो हैं वो कायदे कानून बनाते हैं या अपने निर्णय सुनाया करते हैं। उसके बाद वे ये भी चर्चा करते हैं कि महज एक अंग्रेजी का ज्ञान न होने के कारण शूद्रों को कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि शूद्र अंग्रेजी का ज्ञान जानते तो वो डायरेक्ट जाकर अंग्रेज अफसरों से मिलकर ब्राह्मणों की धांधलियों के ऊपर चर्चा कर सकते थे, उनको बेनकाब कर सकते थे। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारे महापुरुषों की कितनी पीढ़ियां खर्च हुई हैं हमें सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए और बदले में हम क्या कर रहे हैं। इसी के साथ किस तरह शूद्रों को अखाड़ों में तैयार किया जा रहा था ताकि उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा आज के एपिसोड में रहेगी, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भाग 14। यूरोपियन कर्मचारियों का निष्क्रिय बनना, सामंतों विद इन ब्रैकेट ब्राह्मण खोत का वर्चस्व, पेंशन लेकर सरकारी नौकरी से मुक्त हुए यूरोपियन कर्मचारियों द्वारा सरकार के दरबार में गांव की असलियत बताए जाने की जरूरत, धर्म और जाति के अहंकार आदि के संबंध में ढूंढीराव हर बार की तरह प्रश्न कर रहे हैं। तात, यदि इस तरह के अन्याय सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों का वर्चस्व होने के कारण हो रहा है, तो यूरोपियन कलेक्टर वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? वे ब्राह्मणों की लुच्चागिरी के संबंध में सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्योतिराव, इन ब्राह्मण कर्मचारियों के रवैये के कारण उनकी टेबल पर इतना अधिक काम रहता है कि वे उनमें से कुछ जरूरी काम कर लेते हैं। केवल मराठी कागजातों पर दस्तखत करते करते उनकी नाक में दम हो आता है। इसलिए उन बेचारों को ब्राह्मणों के अन्याय की जांच करके उस संबंध में सरकार को रिपोर्ट करने के लिए समय भी कहाँ है। तो पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जाना कि किस तरीके से ब्राह्मण जो है वो आपस में शूद्रों में झगड़े करवाया करते थे, फिर वादी और प्रतिवादी दोनों की तरफ से ब्राह्मण गवाही दिया करते थे और केस को बहुत उलझा दिया करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेपर वर्क का लोड जो है इन सरकारी अफसरों के ऊपर आ जाया करता था। इतना सब होने पर भी मैं ये सुन रहा हूं कि कोंकण के अधिकतर दयालु यूरोपियन कलेक्टरों ने शूद्रों पर ब्राह्मण जमींदारों विद इन ब्रैकेट खोत फुटनोट 1 की ओर से जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उन्हें समाप्त करने के लिए शूद्रों के पक्ष में स्वयं ब्राह्मण जमींदारों के विद इन ब्रैकेट खोत प्रतिवादी होकर वे सरकार में उस संबंध में कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर जगह ये लोग वादी और प्रतिवादी खुद ही हो जाया करते थे, जिससे सरकार भी कंफ्यूज हो जाया करती थी। तो यहाँ पर फुटनोट 1 खोत पद्धति क्या है इसके ऊपर जान लेते हैं। फुटनोट 1, महाराष्ट्र में मराठा शासन काल में और खास तौर से पेशवाई काल में खोत पद्धति का उदय हुआ। इसमें खोत ब्राह्मण होता था जो एक गांव का या इस तरह के कई गांव का भूस्वामी होता था। इस खोत का काम यही था कि शूद्रों को जमीन जोतते बोने के लिए देना और फसल के समय किसानों से 3/4 अनाज जबरन वसूल कर लेना। शूद्र किसानों पर इसका अपना वर्चस्व चलता था। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जाता है कि शूद्र किसानों की बहुओं को शादी के बाद की पहली रात इसी खोत के बंगले पर गुजारनी पड़ती थी। इसलिए इस अमानवीय खोती प्रथा के विरुद्ध माननीय ज्योतिराव फूले से लेकर शाहू जी महाराज तक सभी ने आवाज बुलंद की थी और डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई असेंबली में इस खोती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाया था। तो इस तरीके से महात्मा फूले से लेकर शाहू जी महाराज और अंततः बाबा साहब अंबेडकर, यानी कि 3 पीढ़ियां लगी बहुजनों दलितों के खिलाफ जो है वो इस तरह के कानून बनवाने में। और हमारा समाज क्या कर रहा है? वो कंधों पे पानी ढोकर हमारे महापुरुषों के कामों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। सुनिए आगे।
लेकिन इसी समय सभी ब्राह्मण जमींदारों ने अमेरिकी स्लेव विद इन ब्रैकेट गुलाम होल्डर का अनुकरण करते हुए अपनी ब्राह्मणी धर्म की सहायता से अनपढ़ शूद्रों में सरकार के विरोध में गलत बातें प्रसारित की। इस कारण से अधिकतर अज्ञानी शूद्रों ने यूरोपियन कलेक्टरों के विरोध में संघर्ष करने की तैयारी की। एक तरीके से कह सकते हैं कि मिलिट्री कू जैसे हालात बनाए इन लोगों ने। उन्होंने सरकार को कहा कि हम लोगों पर ब्राह्मण जमींदारों का जो अधिकार है उसे वैसे ही रहने दिया जाए। तो सोचिए ब्राह्मणवादी या मनुवादी व्यवस्था किस तरीके से आपके सोचने समझने के तौर तरीकों को हाईजैक करती है। उन्होंने सरकार को कहा कि हम लोगों पर ब्राह्मण जमींदारों का जो अधिकार है उसे वैसे ही रहने दिया जाए। यहाँ के ब्राह्मण जमींदारों ने अनपढ़ शूद्रों को शैतानों की तरह अपनी मुट्ठी में रखा है और अपनी इस भोली सरकार को शूद्रों के विरोध में मानसिक रूप से खड़ा कर दिया है। ब्राह्मण खोतों की ऐसी स्थिति है वह देखिए। ढूंढीराव, इस तरह शूद्र लोग ब्राह्मणों के बहकावे में आकर अपना चारों ओर से नुकसान कर लेते हैं। इसी तरह से आगे यदि उन्होंने ब्राह्मणों के बहकावे में आकर सरकार के विरोध में अपने हाथ उठा लिए तो उनको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि शूद्रों को ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की दास्ता से मुक्त होने का इससे अच्छा मौका मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए शूद्रों के द्वारा उसे इस तरह का अनर्थ न हो, इसलिए आपको कुछ उपाय सुझाने चाहिए। तो एक बार अपनी दयालु सरकार को समझाकर देखिए, क्योंकि शूद्रों को बताने से कोई फायदा नहीं। इसके बावजूद भी शूद्र समाज के लोग मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं। तो इसके लिए आप भी क्या करेंगे ज्योतिराव? इसके लिए उपाय के तौर पर मेरा ये कहना नहीं है कि अपनी दयालु अंग्रेज सरकार को सबसे पहले जनसंख्या के अनुपात में सभी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरा कहना यह है कि यदि उसी अनुपात में बाकी सभी जातियों के कर्मचारी न मिलते हों तो सरकार को चाहिए कि वे उनके स्थान पर केवल यूरोपियन कर्मचारियों की ही नियुक्ति करे। तो मतलब यहाँ भी नॉट फाउंड सूटेबल की सिचुएशन यदि क्रिएट होती है तो वहां पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, उनको रिक्रूट किया जाना चाहिए, ताकि चीजें जो है वो संभली रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि फिर सभी ब्राह्मण कर्मचारियों को सरकार और अनपढ़ शूद्रों का नुकसान करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार को केवल उन यूरोपियन कलेक्टरों को जिन्हें अच्छी तरह से मराठी या महाराष्ट्र की भाषा बोलना आता है, उन सभी को जीवन भर पेंशन देकर वहीं तमाम गांव में रहने वाले अज्ञानी, अनपढ़, डरपोक और ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के खिलौने बने हुए शूद्रों में मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वैसे इस बुक की एक खासियत है, हर जगह महात्मा फुले ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शूद्र भोले होते हैं, हर जगह लिखा है मूर्ख, अनपढ़ और डरपोक होते हैं। आगे सुनिए। और फिर उन्हें सभी ब्राह्मण, कुलकर्णी आदि कर्मचारियों की चालाकी पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। पेंशन प्राप्त अधिकारियों के द्वारा हमेशा वहां की छोटी मोटी गतिविधियों की रिपोर्ट मंगवानी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि वहां के सरकारी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारियों की चालाकी का पर्दाफाश हो जाएगा। साथ ही पिछले कुछ दिनों में सारे शिक्षा विभाग की जो दुर्दशा हुई है उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा। इस तरह तमाम शोषित शूद्रों का सच का पता चलते ही वे लोग इन ब्राह्मण पुरोहितों के कुतर्की अधिकारों का पूरी तरह से विरोध करेंगे और ये शूद्र लोग अपनी अंग्रेजी सरकार के एहसानों को कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि शूद्रों के गले में सदियों से इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों द्वारा बांधी गई गुलामी की जंजीरें जल्दी ही टूट जाने की संभावना नहीं है। ढूंढीराव, तात, फिर आप अपने बचपन में अखाड़े खेलने और निशाने पर गोली दागने की कसरत किस लिए कर रहे थे? ज्योतिराव, अपनी दयालु अंग्रेज सरकार को मार भगाने के लिए। तो इस तरीके से शूद्रों का इस्तेमाल किया जाता था, उनको अखाड़े में तैयार किया जाता था और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब मिलिट्री कू जैसे हालात ये बनाना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरजेंसी के दौरान बनाए गए थे आजाद भारत में। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मतलब इन लोगों के काम करने की शैली में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। आगे भी पूरा एपिसोड में यही आप सुनेंगे। ढूंढीराव, लेकिन आपने इस तरह की दुष्ट सीख कहां से सीखी? ज्योतिराव,
2000 पढ़े लिखे सुधरे हुए ब्राह्मण विद्वानों से लेकर आज के सुधारवादी विद इन ब्रैकेट लेकिन घर में चूल्हे के पास ब्राह्मणों तक सभी लोग इसका कारण ये बताते हैं कि अपने में ही अधिकतर जाति के लोग अनादि सिद्ध धर्म के बारे में अज्ञानी हैं। इसीलिए अपने लोगों की एकता खत्म हो गई है। इसी वजह से आपस में कई प्रकार का जाति भेद पैदा हो गया है। अपने में ही इस तरह का बिखराव आने की वजह से अपना राज अंग्रेजों के हाथ में चला गया और हमारे भोले लोगों का अपने ही देश के प्रति अभिमान है वह समाप्त हो गया। इसीलिए उनको अपने मतलबी धर्म का अधिकार दिखाकर अपने गुरु भाई विद इन ब्रैकेट धर्म बंधु बना रहे हैं। और इसके आगे जो है राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है महात्मा फूले के लिए, इसको जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनिए, इसीलिए हम सभी जाति के लोगों को अपनी एकता करनी चाहिए। इसके बगैर इन अंग्रेज लोगों को अपने देश से निकाल बाहर करने की शक्ति हम लोगों में आएगी नहीं। और इस तरह किए बगैर हम लोगों को अमेरिकी, फ्रांस और रशियन लोगों की बराबरी में आना कभी संभव ही नहीं होगा। ये उन्होंने मुझे टॉम स्पेंस फुटनोट 1। टॉम स्पेंस एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचारक, उसके मनुष्य के हक विद इन ब्रैकेट राइट्स ऑफ मैन नाम के ग्रंथ में माननीय ज्योतिराव फूले बहुत ही प्रभावित थे। आदि ग्रंथकारों की किताबों में कई वाक्यों का उदाहरण देकर सिद्ध करके दिखाया है। इसी वजह से मैं इस तरह से मूर्खतापूर्ण आचार जो कुछ दिनों तक अपने बचपन में करता रहा था, लेकिन बाद में मैं उन्हीं ग्रंथों के सहारे गंभीर रूप से सोचने लगा, तब कहीं इन पढ़े लिखे ब्राह्मणों के स्वार्थी मरहम पट्टी के सही अर्थ पर मेरा ध्यान गया। मतलब जब उनकी अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई मिशनरी स्कूल में, तब जाकर उन्हें हकीकत का पता चला कि राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक में क्या चीजें लिखी गई हैं। जब तक उन्होंने उस पुस्तक को अंग्रेजी के ज्ञान न होने की वजह से नहीं पढ़ा था, तब तक वे जो भी कुछ ब्राह्मण बोलते थे उसके बहकावे में आ जाया करते थे। और आज भी ये लोग यही कर रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और उस वक्त भी ये लोग यही बात कर रहे थे। उस समय इनका अनादि सिद्ध धर्म उसको बोल रहे थे, उसी को कभी ये वैदिक बोलते हैं। और आज इन्होंने नई टर्मिनोलॉजी सनातन ढूंढ ली है इस चीज के लिए। तो जो ये कहते हैं ना कि हमारे वेदों में कहीं कोई बदलाव नहीं है, समय समय पर ये हमेशा बदलाव करते रहे हैं सहूलियत के हिसाब से। आगे सुनो, वह सही अर्थ यह है कि हम शूद्र लोग अंग्रेजों के गुरु भाई विद इन ब्रैकेट धर्म बंधु होते ही उनके पूर्वजों के तमाम ग्रंथों का विद इन ब्रैकेट धर्म शास्त्रों का निषेध करेंगे और उससे उनके जातीय अहंकार को ठेस पहुंचेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि उनके निठल्ले आलसी ब्राह्मणों को हम शूद्रों के श्रम की रोटियां खाने को नहीं मिलेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा के बाप को भी ये कहने की हिम्मत नहीं होगी शूद्रों से ब्राह्मण ऊंचे वर्ण के हैं। अरे, जिनमें पूर्वजों का देशाभिमान विद इन ब्रैकेट देशभक्ति शब्द बिल्कुल मालूम नहीं था, उन लोगों ने उस शब्द का इस तरह का अर्थ किया, ये ताज्जुब की बात नहीं है। मतलब इन लोगों में देशभक्ति नाम की कभी कोई चीज नहीं थी। ये सिर्फ दूसरों को फुसलाने के लिए देशभक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मूर्ख बनाते रहे हैं लोगों को। आगे सुनिए, अंतिम पैराग्राफ में यही है, अंग्रेज लोगों ने वास्तव में बलि राजा आने से पहले देशाभिमान शब्द का अर्थ ग्रीक लोगों से सीखा था। इसलिए बाद में जब वे ईसा के अनुयायी हुए तो उन्होंने ये सद्गुण इतना बढ़ा कि उनकी बराबरी अन्य किसी भी धर्म का स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं कर सकता है। यदि उनको देखना ही है तो अमेरिका के बलि राजा के विचारों के अनुयायी जॉर्ज वॉशिंगटन की तुलना विद इन ब्रैकेट योग्यता का आदमी देखना चाहिए। यदि ऐसा महापुरुष की योग्यता का आदमी देखना संभव ना हो तो उन्हें फ्रांस के बलि राजा के मतानुयायी लफेटे की योग्यता का आदमी देखना चाहिए। अरे, यदि इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों को देशाभिमान मालूम होता तो अपने धर्मशास्त्रों में अपने ही देश बंधु विद इन ब्रैकेट शूद्रों को पशु से भी नीचा समझने के बारे में लेख नहीं लिखते। वे ब्राह्मण पंडित पुरोहित लोग मैला खाने वाले पशु का गोमूत्र पीकर पवित्र होते हैं, लेकिन शूद्रों के हाथ का सांप झरने का पानी पीने से अपवित्र हो जाते हैं। तो ये है इनका झूठा देश अभिमान, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम।
ये है इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों द्वारा ईसाई लोगों के पवित्र देशाभिमान के विरुद्ध उपस्थित किया हुआ अपवित्र देशाभिमान। तो यहाँ पर साफ तौर पर ब्राह्मणों का जो राष्ट्रवाद है ना, उसको ये छलावा बता रहे हैं, उसको नकली बता रहे हैं और साथ ही अपवित्र भी बता रहे हैं। हमको इंसान समझा गया है तो वह अंग्रेजों की बदौलत। ऐसे परोपकारी अंग्रेजों को हम सभी ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करने वाले लोगों को अपने देश से भगा देने के लिए इन ब्राह्मणों के आंदोलन में ऐसा कौन है जो शामिल होना चाहेगा? ऐसा कौन मूर्ख आदमी होगा जो अपने रक्षकों के विरुद्ध ही अपना हाथ उठाने की हिम्मत करेगा? लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अंग्रेज लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो कितने दूरदर्शी थे ये। इन्हें मालूम था कि लगातार जो है अनपढ़ लोगों को फुसलाया जा रहा है अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ, और आज भी यही चीज हो रही है। स्कूल कॉलेज जो है वो बंद होने के कगार पर पहुंचा दिए गए हैं। बहुत से तो लाखों की तादाद में स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। किस लिए बंद किए हैं? इसीलिए बंद किए हैं, सुन लीजिए। वे लोग हमेशा के लिए हमारा साथ देंगे ऐसा नहीं है, इसलिए जब तक उन अंग्रेजों की सत्ता इस देश में है तब तक हम शूद्र लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्राह्मण पुरोहित पंडितों की परंपरागत विद इन ब्रैकेट धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ धार्मिक सामाजिक ही नहीं, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति की बात भी कर रहे हैं महात्मा फुले, और इसी में हम सभी की बुद्धिमानी है। भगवान ने एक बार शूद्रों पर दया करके अंग्रेज बहादुरों के हाथ से ब्राह्मण नाना साहेब पेशवा के विद्रोह को चकनाचूर करवा दिया। ये बहुत अच्छा हुआ, वरना उन शादावल के लिंग के सामने रुद्रपात करने वाले ब्राह्मणों ने आज तक कई महारों को ब्राह्मणी ढंग की धोती पहनने की वजह से या कीर्तनों में संस्कृत श्लोकों को पढ़ने के कारण काले पानी की सजा दी होती। तो मतलब बता रहे हैं कि मतलब ब्राह्मणों के तरीके से धोती पहनना भी अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। ये आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। एपिसोड के अंत में एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है जिसमें सावित्री बाई व फातिमा शेख स्कूल की 2 बालिकाओं के साथ हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अम्बेडकर नामा को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।